हेलो फ्रेंड्स, अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीडीएस 2017 में पॉलिटी के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका पार्ट सेकंड। पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी संरचना अवश्य होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वीडियो पॉज करके एक बार आंसर दीजिए और यहाँ आपको कूट का इस्तेमाल भी करना है कि कौन सा कूट यहाँ सही है। आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ सही हैं। देखिए, वैसे तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है, लेकिन शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करें तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं, वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। तो यहाँ पहला कथन सही नहीं है और सब कथन यहाँ सही हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आंसर दीजिए। तो यहां आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। यहां सी कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ सी कथन इसीलिए गलत है, क्योंकि इसमें 1 सप्ताह की अवधि बोला गया है, जबकि अवधि होनी चाहिए 24 घंटे की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो आपको यहाँ नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है और सही उत्तर बताना है। यहाँ कौन से कथन सही है? 1, 2, 3, 1 और 2, 1 और 3 या 2? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। देखिए, यहाँ तीनों कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन सही हैं। देखिए, पहला कथन कहा गया था उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि न्यायालय में इसके आधार पर कोई केस नहीं लाया जा सकता है, ना ही वे इसे लागू कर सकते हैं। इस कारण कई बार इसे मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा गया है। किसको? उद्देशिका को, प्रीएम्बल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा यह संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। वे अपनी शक्तियां संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यह उनकी शक्ति पर कोई रोक नहीं लगाती है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती है। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु
प्राय उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए अगला प्रश्न, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। देश के शासन में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। और निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट हैं। तो यहाँ आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर दीजिए सभी। यहाँ डी कथन सही नहीं है। देखिए बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं और यह भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते और वैधानिक ना होकर राजनीतिक स्वरूप रखते हैं तथा मात्र नैतिक आधार रखते हैं। वे ना तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पर लागू करते हैं और ना जनता हेतु अधिकार कर्तव्य। और आपको कमेंट में करके बताना है कि सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व हैं कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। देखिए अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। या फिर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए एक बार। तो यहां पहला कथन सही नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। तो यहाँ पहला कथन इसीलिए गलत है क्योंकि इन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत के बारे में इन्होंने यहाँ नहीं लिखा। ये तो सही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगला और अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति, दिल्ली उच्च न्यायालय। आंसर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यह केवल भारत के उच्चतम न्यायालय को ही इसका अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों विवादों के मामले में जांच का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है।